नमस्कार, आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन जहां नारियों पर अत्याचार होते हैं वहां कौन निवास करता है, ये बताने की शायद जरूरत नहीं। वैसे तो मरुधरा मान और सम्मान के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कि शर्मसार कर जाती हैं, सोचने पर मजबूर कर जाती हैं कि आखिर हम किस समाज का हिस्सा हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध को सबसे घृणित अपराधों की नजर से देखा जाता है, फिर भी कुछ इंसान हैवान बनने में देर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन शायद ऐसी सजा नहीं मिल पाती जो कि नजीर बन सके। महिलाओं पर अत्याचार करने से पहले किसी की रूह कांप सके तो क्यों रोके नहीं रुक रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध। अब और कहां जाकर ठहरेगी ये हैवानियत वाली रवायत। कौन कसेगा इन हैवानों पर लगाम और कब सुरक्षित महसूस करेंगी बहू और बेटियां, जवाब तो देना पड़ेगा। बहस शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं सूबे में महिला पर अत्याचारों की वो 4 तस्वीरें जो कि समाज को शर्मसार करती हैं। पहली तस्वीर है बाड़मेर के बालोतरा से, जहां महिला के साथ उसके पति और देवर ने मारपीट की है, जुल्म ढाने की इंतहा पार कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर है दौसा की, जहां कल्याणपुरा गांव में किशोरी से छेड़छाड़ हुई। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो किशोरी ने आत्महत्या का प्रयास तक कर लिया। तीसरी तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां कुछ आरोपियों ने एक युवती को बाल पकड़कर घसीटा और उसके कपड़े तक फाड़ दिए और बेरहमी से पीटा। चौथी तस्वीर है जोधपुर के लोहावट से, जहां दहेज के दानवों ने विवाहिता की हत्या कर शव पानी के टांके में फेंक दिया। वहीं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भी एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। हद तो यह है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय राजीनामे के लिए पीड़िता पर ही दबाव बना रही है। तो आखिर कब गिरेगी इन हैवानों पर गाज और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले कब आएंगे बाज? कब तक शर्मसार होगा हमारा समाज? कब होगा महिलाओं के लिए सभ्य और सुरक्षित माहौल का आगाज? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व आरपीएस योगेंद्र जोशी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल योगेंद्र जोशी जी आपसे ही है। हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, बार बार इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट भी करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आती हैं वो वाकई में समाज को शर्मसार करती हैं। दिव्या जी, ये बिल्कुल सही बात है। इस बारे में कई बार पहले भी डिबेटें हो चुकी हैं और सरकारों ने भी अपने अपने निर्धारित मापदंडों को पूरा करने का प्रयास किया है। दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था बस के अंदर, उसके अंदर फांसी की सज़ा दी गई है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, विधायिका ने जो है अपने पॉक्सो एक्ट लागू कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में जो मॉब लिंचिंग के संबंध में, क्योंकि अपने यहाँ 2017 में अलवर के अंदर पहलू खां का जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई थी, उस तरह के अंदर वहाँ किया गया है। अब क्या है, जैसे हरियाणा में जो पंचायतें हैं, इसी तरह से यहाँ की अपने यहाँ भी जो है, इधर जो मेवात का इलाका है या जो बाड़मेर का इलाका है या जो ऐसा रिमोट एरिया है, वहाँ पर अभी भी पंचायतें काम करती हैं। और जहाँ पर अगर एक जाति से दूसरी जाति में लड़की अगर विवाह कर लेती है या लड़का दूसरी जाति का होता है, तो वहाँ भी अभी पंचायत राज चल रहा है। और ये पंचायत राज इसलिए लागू हो रहा है कि जो हमारी पुलिस है, जो नियम और कानून बने हुए हैं, उनको अक्सरशः लागू नहीं करती है। पंचायतों के आगे हमारी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई खड़ी रहती है, वो कार्रवाई नहीं करती जो उनको करनी चाहिए। अब जैसे आज का जो मसला है जो आपने बताया है बाड़मेर का, अब ये क्या है, ये इसके अंदर स्थिति ये है कि इतने लोग इकट्ठे होकर के उस लड़की को घर में से निकालते हैं, मारते पीटते हैं और बाहर उसको ले जाते हैं और कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। मेरा ही कहने का तात्पर्य यह है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग के बारे में निर्देश जारी कर दिए तो राज्य सरकारें उन नियमों की पालना क्यों नहीं करती? उन्होंने
एनपीओ नोडल पुलिस अफसर की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आईजी लेवल का अधिकारी निश्चित किया है राज्य में। जिले के अंदर उन्होंने डीवाईएसपी निश्चित किया है। सारी चीजें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने की हुई है कि कैसे कैसे आपको कार्रवाई करनी है। और आपके क्षेत्र में अगर राजस्थान है तो राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार की क्रियाएं होती है, मारपीट होती है, लड़कियों के साथ बदव्यवहार होता है, उनको निश्चित करें और उनको निश्चित करके उनके लिए एक मापदंड बनाए जाएं कि वहां पर कैसे कैसे कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार के अपराधियों को रोका जा सके। लेकिन हो क्या रहा है कि इन चीजों पर किसी का ध्यान नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने में लगे हुए हैं। किसी को पब्लिक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप देखिए हमारी राजस्थान सरकार ने जो 2019 के अंदर राजस्थान मॉब लिंचिंग अधिनियम जारी किया है और वो अधिनियम जारी होने के बाद भी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी मंजूरी नहीं मिली। उस अधिनियम को आप देखोगे तो उसमें इतनी बारीकी से और इतनी बड़ी बड़ी चीजें राज्य सरकार ने दी हैं कि अगर मॉब लिंचिंग में किसी को चोट भी आती है तो आपको 10 साल की सजा मिलेगी, आपको 3 लाख रुपए जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से आप मॉब लिंचिंग के अंदर सहयोग करते हैं, आप उसकी कोई प्लानिंग बनाते हैं तो भी आपको सजा मिलेगी। इवन आप जो मॉब लिंचिंग के बारे में कोई भी घटनाएं अपने वीडियोग्राफी करते हैं और वीडियो करके निकालते हैं। बनाया गया लेकिन मिलती कितने लोगों को? 4 में से 1 लोगों को मिलती है सजा और लंबा प्रोसेस से चलता रहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सजा इसलिए नहीं मिलती है कि हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें राजनीति कूद जाती है। आप देखिए पीलू खां के मामले में क्या हुआ। क्योंकि आपने राजनीति का जिक्र किया, चलिए वासुदेव देवनानी जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। वासुदेव जी, कानून की पालना कराने की बात होती है, सख्त कानून बनाने की बात होती है, अपराधों पर अंकुश लगाने की बात होती है, फिर ये अंकुश क्यों नहीं लग पाता है? लॉकडाउन में हमने देखा कि 70% अपराध घटे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद स्थितियां फिर वो पहले जैसी हो गई। दिव्या जी, राजस्थान में चूंकि राजस्थान की चर्चा हो रही है, इसमें कानून का भय नहीं है। अपराधियों में जो भय होना चाहिए कानून का, वह समाप्त हो गया है। चूंकि आप भी देख रही हैं जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, पिछले महीने भर से तो लगभग सरकार जो है होटलों में मस्त हो रही है और अपराधी सारे जो है आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं पे जब भी होती हैं तो का जो पुलिस है वह कार्रवाई नहीं करती। इसके कारण से अपराधी खुलेआम घूमते हैं और कानून बनाना नहीं, एक लेकिन पक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो आप लोगों के टाइम पर भी हुआ, इसलिए तो सरकार बदली। ये सर बहुत सारे इश्यूज ऐसे ही रहते हैं हमेशा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, महंगाई, यही वो मुद्दे होते हैं जिनसे सरकार बदलती भी है, बनती भी है। नहीं आप यदि नहीं दिव्या जी, आप यदि तुलना करेंगी, लगभग 47% अपराध पहले से 1.5 साल के अंदर बढ़े हैं। ये डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। ये जो अपराध बढ़े हैं इसका मतलब भय जो है ना, सरकार बदलने के बाद सरकार का ध्यान है नहीं। राजस्थान में तो गृह मंत्री भी स्वतंत्र रूप से नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास है, जिस कारण से पुलिस स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि इसमें अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जाति का हस्तक्षेप होता है, इन्हें सामाजिक जागरूकता जहाँ एक आवश्यक है वहाँ अपराधियों में भय भी आवश्यकता है। और दूसरा जिस प्रकार के जो अपराध का भी रजिस्टर भी हो गया तो उसकी निर्णय प्रक्रिया इतनी लंबी है कि किसी को भी सजा लेने वर्षों लग जाते हैं। यह किस प्रकार से कम हो। बीच में जैसा दिल्ली का प्रकरण हुआ, एक घटना का हुआ, उसको जरूर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के टाइम में अपराध कम थे, लेकिन कानून ये कहना चाह रहे हैं और कानून की क्रियान्वयन एक बिल्कुल कम थे। जी हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके ऑथेंटिक कह रहा हूँ कि वो उस समय कम थे, लेकिन उस अपराध कम या ज्यादा का मुद्दा कम है। अब बड़े ये सत्य है, लेकिन अपराध होना नहीं चाहिए। ये निश्चित रूप से कम से नारी शक्ति का सम्मान वो हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव रहा है। इन्हें नुस्ख का शिक्षा के साथ शुरू होता है। शिक्षा में किस प्रकार से बच्चों के अंदर अपनी नारी शक्ति के बारे में अच्छे संस्कार दिए जाएं। यहाँ तो केवल कोई भी बात करो तो तुरंत वो जो है दूसरे पक्ष में ले लेते हैं, साहब ये तो भगवाकरण कर रहे हैं। अरे नारी की पूजा करना भी भगवाकरण है क्या? मेरे पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया था जिसमें सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी की पूजा का जिक्र था। उन सबको हटाकर आप यदि चाहोगे
तो किस प्रकार से नारी के बारे में सम्मान पूर्वक समाज वही तो सर बात है, नारी के सम्मान की बात होती है, लेकिन वो सम्मान नजर नहीं आता जब इस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं अपराधों से जुड़ी हुई। सर लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन एक और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आरसी चौधरी जी, अभी आपने वासुदेव देवनानी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि हमारे टाइम पर अपराध कम थे और पिछले 1.5 साल में इजाफा हुआ है और ये स्थितियां आगे और ज्यादा बढ़ेंगी। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस देश का दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब केंद्र की सरकार बनी, उस सरकार बनने के बाद भी इस देश के अंदर जो कानून के जो फैसले हैं जो न्यायालय के अंदर होने चाहिए थे वो सड़कों पे होने लगे हैं। जहां पे लोगों की सरकार पे और कानून के अंदर जो विश्वास था उस विश्वास को खत्म किया और विश्वास को एक मॉब लिंचिंग के अंदर जो बदला। इस बदलने के बाद में जो एक्ट बना, एक्ट के बाद में उस एक्ट की जो मंजूरी केंद्र की सरकार को देनी थी आज तक नहीं दे पाए। लेकिन मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि जिस प्रकार से मंत्री जी जो बोल रहे थे, मंत्री जी कह रहे थे कि ये श्रद्धा का है, पूजनीय है, तमाम बातें करते हैं, ये महिलाओं को देवी के रूप में मानते हैं लेकिन संस्कार के रूप में नहीं मानते। अगर ये संस्कार बच्चों को दिए हुए होते, अगर वो बच्चों की सब चीजें होती तो मुझे नहीं लगता कि आज देश के लोगों को आज ऐसी भीड़ की तरह वहां पे ये सब चीजें कुकरते हमें देखने को मिलते। इसलिए जरूरी यह है कि इस देश के अंदर, राज्य के अंदर कानून का राज हो और मैं ये मानता हूं कि ये जो काम है वो कांग्रेस पार्टी ने आते ही किया। आज जिला मुख्यालय पे एक पुलिस अधीक्षक के तौर पे हर जिला मुख्यालय पे नियुक्ति की गई, जिसकी जो केंद्र के द्वारा गाइडलाइन थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई थी। ये आते ही जो काम किया वो कांग्रेस की सरकार ने किया। आज हमें जरूरी है कि उसके संवेदनशील हो, हम जो महिला के जो मुद्दे हैं मुझे बताइए ना, ये श्रेय लेने की होड़ कहां से आ जाती है? और जांच ही नहीं, ऐसे सेंसिटिव मामलों में भी श्रेय लेने की होड़ कहां से आ जाती है? हम बात महिला अपराधों से जुड़े हुए कर रहे हैं, बच्चियों से जो अपराध हो रहे हैं उस पे कर रहे हैं। अपराधियों को सजा नहीं मिले तब तक उसका फॉलोअप किया जाए। ये अगर कोई काम किया तो केंद्र की राज्य की सरकार ने किया, बड़े क्यों ये तो बताओ। सरकार ने किया नहीं। निश्चित रूप से विधायक जी आप सही कह रहे हैं, आपके समय में तो अगर दुष्कर्म हो जाता तो बालिका का मुकदमा दर्ज नहीं होता था। आज बालिका अगर कोई भी महिला, कोई बालिका अगर पुलिस थाने में पहुंचती है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज नहीं होती। हमने हीनियस क्राइम यूनिट बनाई, वो यूनिट काम कर दिए, जांच भी करेगी और जांच के साथ साथ जब तक अपराधी को सजा नहीं मिल जाए उसका फॉलो अप करेगी। इसलिए आपके लिए आंकड़े हो सकते हैं, हमारे लिए उसके लिए न्याय है। ये आरसी चौधरी जी, बहुत सारे कोर्ट भी खुल गए हैं, पॉक्सो कोर्ट खुल गया, सुपर कोर्ट और न जाने कौन कौन से कोर्ट खुल गए हैं, लेकिन क्या होता है निश्चित रूप से कितना फायदा हो रहा है उसका? आप जो कह रहे हैं पॉक्सो कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट जब से आया है, पॉक्सो कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट को यह बातें करना पड़ा, जो केंद्र की सरकार को करना चाहिए था, जो बीजेपी की सरकार को जो खोलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत ये करके बताएं। लेकिन जो राज्य में जितने पॉक्सो कोर्ट खोलने चाहिए थे नहीं खुल पाए। अगर पॉक्सो कोर्ट खोले हैं तो दुष्कर्म के मामले में न्याय है वो तीव्र गति से मिलने लगा है। इसलिए निश्चित रूप से जो न्याय की अगर प्रक्रिया होगी तो न्याय जल्दी मिलेगा और न्याय के रास्ते पे चलना चाहिए। योगेंद्र जोशी जी, लेकिन कई मामलों में हम देखते हैं कि पुलिस को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं और एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि जांच में लापरवाही करने वाले 2000 पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है, 57 पुलिस कर्मियों को नौकरी से तक बर्खास्त कर दिया गया। तो ये पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ जाती है कई बार मामलों में। देखिए दिव्या जी, ये तो आना स्वाभाविक है क्योंकि सरकार ने एक्ट के अंदर प्रावधान कर दिया। अब आप देखिए 354 में पहले खाली 354 था कि महिला के साथ छेड़खानी करना, फिर 354 कै इतने सारे लगा दिए कि आप महिला को घूर के देखते हैं तो भी आप एक्शन लेंगे, आप उसके पीछे पीछे चलते हैं तो भी आप लेंगे। हरियाणा में जो वीणा केस हुआ था वो भी यही मसला था कि उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाया उनको। इसी तरह से जो हमारे आईपीसी एक्ट है, आईपीसी में धारा 166 दिया हुआ है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसमें पुलिस अधिकारी हो या कोई भी हो, जो तथ्य उसके सामने आते हैं उनको छुपाता है या उसमें मुकदमा दर्ज नहीं करता या कार्रवाई नहीं करता तो उसको 1 साल की सजा मिलती है। और आप देखिए महिलाओं के संबंध में 166 कै और ख में दिया हुआ है कि खासकर अगर महिलाओं के संबंध की रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, महिलाओं के संबंध की कोई चीजें जो नियम बने हुए हैं उनकी अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जितने भी सस्पेंड किए गए हैं, जिनके भी आपने बताए गए हैं, इनके खिलाफ अभी मुकदमे दर्ज करना चालू नहीं हुआ है। जिस दिन ये मुकदमे दर्ज करना चालू कर देंगे कि ये महिला आपके थाने के अंदर गई, आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, ये आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होता है, उसी दिन पुलिस का एक मुकदमा दर्ज कर दीजिए, लौटूंगी आपके पास, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सुधर जाएंगे। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस वक्त राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका। सुमन जी, वाकई में तस्वीरों को देखकर बहुत ज्यादा
तरस आता है, दुख होता है कि हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं जहां ऐसे हैवान रहते हैं और उन पर कठोर कार्रवाई तक नहीं हो पाती है, बड़ी आसानी से छूट जाते हैं और उसी समाज में घूम रहे होते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है जब ऐसी परिस्थितियां तब उत्पन्न होती है कि सरकार की तरफ से एक्टिवली अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाए तो ऐसे उत्श्रृंखल और इस प्रकार के जो हीनियस मैं कहूँ महिलाओं को लेके या क्राइम को लेके जिनका माइंड होता है उनका मनोबल बढ़ता है। ये बहुत दुखदाई स्थिति है। त्वरित गति से कार्रवाई यदि हो और सख्त कार्रवाई हो तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन समाज में जो सोच है, मानसिकता है, इसे ही बदलने की कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि हम कई चीजों को लेकर महिलाओं को ही दोष दे देते हैं। छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, घर से बाहर मत निकलिए, रात के वक्त में मत जाइए, यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइए। देखिए, सदियों से यदि मैं कहूँ कि हर एक चीज़ों के लिए अगर प्रोग्रेसिव हो रहे हैं तब तो क्रेडिट आदमी लोगों को जाता है, पुरुषों को जाता है। लेकिन यदि कहीं कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ हो समाज में हो रहा है, तो उसको सुनना महिलाओं को ही पड़ता है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन फिर भी इन सब बेड़ियों को हम लोगों ने तोड़ा है और बहुत सारी महिलाओं ने इनका विरोध करके मैदान में आई और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन जब प्रशासन और शासन से सपोर्ट नहीं मिलता है तब चुनौतियां और बड़ी हो जाती हैं और इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कपड़े छोटे, कपड़े बड़े, या वो 6-6 महीने की बच्ची या 6-6 साल की बच्ची या 3 साल की बच्ची में कौन सा कपड़ा आता है, उस गंदी सोच का कपड़ों से कहीं कोई वास्ता नहीं है। आपका मन गंदा है तो कितने भी कपड़े में लिपटे रहें या कितने भी आप ढक दें तो आपको कुकृत करोगे ही। इसे ये सब बोल के बचा नहीं जा सकता कि आप छोटे कपड़े पहन रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, या आप लोग आज़ादी के नाम पे आप लोग ज़्यादा स्वच्छंद हो गए, महिलाएं ज़्यादा मॉडर्न हो गई और ये चीज़ें हो गई, ये मर्यादाएं तोड़ दी। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से नहीं होता है। ऐसे कुत्सित मानसिक लोग जो होते हैं उनको जब तक उनके साथ सख्ती नहीं बरता जाए ना, देखिए एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको कि जब 2 छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार वाला इशू आया, रेप वाला इशू आया और जब फांसी के प्रावधान की चर्चा देश में होने लगी तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोगों ने इसका विरोध किया कि फांसी नहीं होना चाहिए। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट से इसको फांसी का प्रावधान मिला तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गया। तो आपको इन सब चीज़ों के प्रति बहुत सख्ती रखनी चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो ऐसी चीज़ें आपके सामने आए दिन आती रहेगी और आप लोग एक टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम हो जाएगा, एक हम लोगों का डिबेट हो जाएगा, उसके बाद सब चीज़ चलता रहेगा यूं। समाज को बहुत सख्त होना पड़ेगा, सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा, एक्शन त्वरित होना चाहिए ताकि डर बने। समाज को सख्त होना पड़ेगा, सरकार को सख्त होना पड़ेगा। आरसी चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुमन जी, आरसी चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुमन जी निश्चित रूप से महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर ये काश उस पद पे रहते हुए अगर ये मुद्दे उठाते तो जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनके बेटे ने जिस प्रकार से एक IAS ऑफिसर की बेटी के साथ में जो छेड़खानी की थी और उन्होंने कहा रात को लड़कियां क्यों निकलती है, काश ये बोलते तो शायद वो घटना नहीं होती। शायद कठुआ के अंदर जिस प्रकार से आसिफा के साथ दुष्कर्म हुआ था, नाबालिग बच्ची थी, वो तो जानती नहीं थी हाथ क्या होता है, पैर क्या होता है, लेकिन वो शायद नहीं बोल पाए। ये मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर उस पे होते हुए बोलते, लेकिन निश्चित ये इनकी नीति बन चुकी है। अगर बोलते किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आसिफा के खिलाफ दुष्कर्मियों के साथ में खड़े होकर और झंडे लेकर चले थे, किस प्रकार से जो एक वकील थी जिसने उसका केस लड़ने का तय किया उसको किस प्रकार से धमकियां दी, इसलिए महिला आयोग के अध्यक्ष की इस प्रकार से जो घड़ियाली आंसू है वो निश्चित रूप से व्यथित करने वाले हैं। लेकिन कहीं नजर नहीं आया। जाति धर्म देखकर उठाए जाते हैं क्या? जाति और धर्म की किसने बात की? जाति और धर्म की किसने बात की? जाति धर्म यही तो होता है, यही सब सियासत के खेल है। चुनाव आने वाले मैं दिव्या यही कह रहा हूँ, दिव्या मैं यही कह रहा हूँ कि एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है उसका बेटा एक IAS की बेटी को छेड़ता है और वो कहता है आधी रात को क्यों निकले, चंडीगढ़ जैसे शहर के लिए कहते हैं, और जहां पे एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ में दुष्कर्म होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री दुष्कर्मियों के साथ में
से लेके निकलते 2 नंबर पे था, उसको मैं जाके ये बेटी बचाओ फिर बचाओ किससे ले आई, जो और आज दुष्कर्म फिर करके उन्नाव राजस्थान रेप कांड के पहले नंबर पे अंदर आ गया। इसलिए ये गलत राजनीति ना करें, उसकी मां के साथ महिलाओं के इशू पर राजनीति ना करें। प्रयास किया जाता है। आरसी यहाँ पे जो चौधरी चिन्मयानंद साहब, इनके पूर्व मंत्री आपको हैं, जानकारी वो क्या नहीं करते है, हैं? आपके इसलिए नेताओं ने सुशील शर्मा सौभाग्य की बात होती चाहे है, आप मदेरना महिलाओं की से बात चौधरी जी रखते की हैं, प्रकार अच्छा लगता महिलाओं की बात रखते हैं, और पद पे होते हुए रखते तो अच्छा लगता आप है। नहीं लेकिन बोले, भारतीय जनता पार्टी के हार के अंदर उस बलात्कारी मंत्री के साथ खड़े रहे, उस बाबूलाल यादव की बात भी याद दिलाऊंगी जो आपके मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था बताएंगे हमें। आप कम से कम ये बातें ना करें। हाँ, मैं तो आपसे उम्मीद करता हूँ, आप तो महिलाओं के लिए करते हैं। रुक जाइए, आरसी चौधरी जी, रुक जाइए। वासुदेव देवनानी क्या किया आपको सब पता है, इसलिए आप आपको पता होना चाहिए। आप तंदूर कांड मत बोलिए दिल्ली का। आपके एनएसयूआई के नेता ने किस तरह महिला को नैना साहनी को टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जला दिया था, जिसे आप लोग मत बोले। महिलाओं की बातें आप लोग ना करें, आप लोग ना करें, क्योंकि आपके बलात्कारी हैं जो सजा भोग रहे हैं, आपके नेता बलात्कारी हैं। आप ऐसे ही सियासत होती रहती है, तभी तो अपराध बढ़ जाते हैं, तभी तो अपराध बढ़ जाते हैं, तभी तो अपराध बढ़ जाते हैं। योगेंद्र जोशी जी, योगेंद्र जोशी जी से रुक जाइए, योगेंद्र जोशी जी, जिंदगी में काम नहीं कर पाया महिला के लिए। आपने क्या कर लिया, उन्होंने क्या कर लिया, वो सबको दिख गया, और इसी वजह से देश के हालात हम देख रहे हैं, देश के हालात देख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, जब निर्भया दुष्कर्म हुआ था, हमने 10 मिलियन का फंड बनाया था, बीजेपी वहां पे 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई थी। इन्होंने बेटी पढ़ाओ के आंदोलन में 56% योगेंद्र जोशी जी, लेकिन कई मामलों में हम देखते हैं कि एविडेंस के मामले में ही उलझती रह जाती है पुलिस भी, और उसके बावजूद क्या झूठ है क्या सच है यही पता नहीं चल पाता है। वो तो बात की बात है ना, लेकिन कम से कम पहले फौरी तौर पर केस तो दर्ज होना चाहिए, केस तक दर्ज नहीं हो पाते हैं। मैं कह रहा हूं कि केस दर्ज होने पे, ये जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं मंत्री जी, जब आंकड़ों की बात कर रहे थे, ये सरकार की गंभीरता है। कोई भी महिला पहुंचे, हमने हर जिले के अंदर एक पुलिस अधीक्षक, और वो जाके वहां पे बच्ची के काम के लिए सिर्फ उसके जांच मुकदमा दर्ज नहीं करे, वहां पे अपराधियों का जो है इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट तक सजा दिलाए, ये सब करने का काम चौधरी किया। और हमने और हमने निर्भया फंड बनाया ताकि ऐसी महिलाओं को मदद मिल सके, ताकि ऐसी महिलाओं को मदद मिल सके। ये तो हुआ था तुम्हारे काल में, तुम्हारे समय में होता था, तुम्हारे समय में होता, तुम्हारे संसद में होता था, और तुम्हें पता होना चाहिए। सर, बड़ी शर्म आती है ये सोचकर कि आप लोग इसी तरीके की राजनीति करते हैं कि मेरे टाइम पर ये हुआ, उसके टाइम पर वो हुआ, मैंने ये किया, उन्होंने किया। राजस्थान देखा है, अभी भी मंत्री जेल में आंकड़ों में ही आप लोग समझ कर रहिएगा, आंकड़ों में ही आप लोग समझ कर रहिएगा। योगेंद्र जोशी जी, मदेरना कौन थे? मेरा सवाल आपसे, योगेंद्र जोशी जी, मेरा सवाल आपसे, राज्य से आप छोड़ के आए उसकी बात कर रहा हूं। क्या ऐसी सियासत की वजह से अपराध बढ़ते रहेंगे और कुछ होएगा नहीं? देखिए दिव्या जी, ये इस प्रकार का जो आप टीवी चैनल पे देख रहे हैं, दोनों पार्टियों के नुमाइंदे किस तरह से एक दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं, इसका लाभ अपराधी उठाते हैं और इसका लाभ पुलिस उठाती है। पुलिस क्या सोचती है कि इसके अंदर झगड़े में कौन आने वाला है, कौन बीच में पड़ने वाला है, कौन क्या करने वाला है। इसी प्रकार से जो अपराधी होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं, जिसकी सरकार होती है उसके जुड़ने का प्रयास करते हैं और उसका लाभ वो उठाने का प्रयास करते हैं। आप देखोगे कि अगर कोई महिला है जिसने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है, रेप का किया है, छेड़छाड़ का कराया है, अब उसके घर वालों को फिर बाद में मारपीट करते हैं वो लोग, उनकी जमानत होने के बाद में मारपीट करने लग जाते हैं, इवन तक उस लड़की के आग लगा देते हैं, आग जला देते हैं उसको। और ये कार्रवाई कब करते हैं? जब ये ऐसी स्थिति हमारे राज्य में, हमारे देश के अंदर हो कि दोनों पक्ष, चाहे कोई सा भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये लोग जब तक ऐसी चीजों के अंदर, जब महिलाओं से संबंधित हो, बिल्कुल सर, वक्त की कमी है। एक आखिरी कमेंट वासुदेव देवनानी जी, मैं आपसे लेना चाहूंगी, कैसे लगेगा अपराधों पर लगाम? जी, अभी इस समय जब तक राजनीति, अपराधी और पुलिस का गठजोड़ समाप्त नहीं होगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेंगी। अब ये भले कितना दावा कर लें, लेकिन ये बताएं कि कितने लोगों को आज तक इन्होंने सजा दिलवाई। केस दर्ज तो ज्यादा हुए तो बड़े, लेकिन मान लो ये कह रहे हैं कि हमने दर्ज की, आज तक एक भी अपराधी को इन्होंने सजा दिला नहीं पाए। और इसमें राजनीति लाने की तुलना में जरा अपने मकान को देख लें, अपने घर को देख लें, पत्थर फिर शीशे के पत्थर फेंकें तो शायद ठीक होगा। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम होता है। राज्य सरकार निरपेक्ष भाव से काम करेगी और समाज की इसमें सहभागिता होगी,
तब जाकर के इस प्रकार के अपराध रुक पाएंगे। बिल्कुल, तो सवाल यही कि कम से कम ऐसे सेंसिटिव इश्यूज में राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।